हेलो। हाँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 6 टाइप के रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपने को 100% इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं, ऐसे के हिसाब से। अदर deficiencies in internal control and evaluation and judgment of intentions of management, ऐसे 6 टाइप की रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस जमा करने। एंड इसके बाद सी पार्ट आता है जो छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिफाइन आंसर कर देता है। उसका पीरियड डेट कितना होना चाहिए, अगर तुमको रिलायबल नहीं लगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो क्या, अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है तो क्या, एंड ओपिनियन पे इंपैक्ट कब आएगा। तो 3 पार्ट मोटा मोटी क्या है, तो उसमें से पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। And let's try to understand written representations and objectives. तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, डेफिनेशन। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले कौन देता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट गिवन बाय, किसको मिलता है? प्रोवाइडेड टू, क्यों देते हैं? टू कंफर्म सर्टन मैटर और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। सिंपल डेफिनेशन, किसने दिया, किसको दिया, क्यों दिया? टू कंफर्म सर्टन मैटर और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन हो गया। व्हाट डज इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें ये नहीं आते हैं, डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस एंड सपोर्टिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो 3 चीजें इसमें नहीं आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस देयर इन एंड सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। हाईलाइटर किधर गया गरीब, जान दो। हाँ, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन, इट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय, प्रोवाइडेड टू कंफर्म और टू सपोर्ट, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस एंड सपोर्टिंग बुक्स एंड, ये इसमें नहीं आता। डेफिनेशन रट्टा हो गया। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज एन ऑडिट एविडेंस, ये कैसा है, नल्ला है। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैसा, तो 5-6 पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहले ये नेसेसरी है क्या? यस, इट्स नेसेसरी। ये ऑडिट एविडेंस है क्या? यस। ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नहीं। ये हाँ, ये सिर्फ कोराबोरेट करता है। तो इसके पहले एक चीज मैं बोल रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, तुम बोलो कहां पे पढ़े थे। ये पर्टिकुलर चीज नमक की जैसी है, खुद से कुछ कंप्लीट नहीं। इंक्वायरी के टाइम बोला था क्या, इंक्वायरी एक ऑडिट प्रोसीजर है जो खुद से कंप्लीट है क्या? क्या करना पड़ता, किसी के कॉम्बिनेशन में जाना पड़ता क्या? तो सेम इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, खुद से दम पे कुछ भी नहीं है, ये किसी और के साथ रहेगा तो फुल वैल्यू, अदरवाइज जीरो वैल्यू, जीरो नंबर। खुद है तो जीरो, किसी के साथ है फुल वैल्यू। सो नमक जीरो या इंक्वायरी या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सब चट्टे बट्टे। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नेसेसरी है, सिमिलर टू, अभी तो समझा है, इंक्वायरी, सिमिलर टू इंक्वायरी के जैसा है। कौन देता है ये? मैनेजमेंट, और बहुत बुरी गत में दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस, तो ये सब लोग आ देंगे। क्या है, इतना समझ में आ गया? नाउ ऑडिट एविडेंस इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय एन ऑडिटर टू अराइविंग एट अ कंक्लूजंस टू बेस्ड ऑन ओपिनियंस। तो एक इंफॉर्मेशन है जो ओपिनियन के लिए काम आते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंट कैसा इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ डैश इंफॉर्मेशन, नेसेसरी, ये वर्ड पूछ लिए इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी इंफॉर्मेशन और नेसेसरी एविडेंस, सिमिलर टू रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरीज। अभी बोला था क्या, किसके जैसा सिमिलर है ये, पढ़े थे क्या? इंक्वायरी खुद से कुछ कर सकता क्या? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस, इंक्वायरी जैसे वैसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये नेसेसरी है। हाँ, इफ मैनेजमेंट मॉडिफाइज और डज नॉट प्रोवाइड, अगर मैनेजमेंट देती है तो ओके, नहीं देती है या मॉडिफाई करती है, जो मांगा उसे थोड़ा चेंज करके देती है, ले लो, बट ये बहुत सारे घटनाओं को अलर्ट करके जाएगा। इट में अलर्ट द ऑडिटर टू पॉसिबिलिटीज एट वन और मोर सिग्निफिकेंट। इज्जत से मांगा तो दे देना चाहिए, नहीं मांगा तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो भाई इट में अलर्ट द ऑडिटर टू पॉसिबिलिटी ऑफ वन और मोर सिग्निफिकेंट इश्यूज। ये कैसा होना चाहिए, ओरल या रिटर्न? रिटर्न होना चाहिए रादर दैन ओरल।
तो अगर रिटर्न में मांगे तो मैनेजमेंट थोड़ा रिगोरसली लेगा, सीरियसली लेगा, अदरवाइज तुमको इग्नोर मारेंगे. ऑल द रिटर्न रिप्रेजेंट पर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, ये कैसा है? नेसेसरी, बट डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ये सफिशिएंट है क्या? नहीं है. इट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल रिटर्न डज नॉट अफेक्ट. अगर तुमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो बाकी एविडेंस ढूंढने की जरूरत है कि नहीं है? है. ये लिया मतलब बाकी छोड़ना नहीं है, ये भी लो वो भी लो. ठीक है. नमक लिया मतलब थाली में खाना नहीं खाना है, सब लेने का, नमक भी लेने का. डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस. अगर तुम्हारे पास रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है, इसका मतलब बाकी मतलब ऐसा नहीं है, बाकी भी लो ये भी लो. obtains about fulfillment of management responsibility or other specific assertions, किसी भी रिलेटेड. अभी 5-6 पॉइंट कौन से मिले देख लो. अगर नंबरिंग नहीं डाले तो डाल देंगे. ये सबसे, अरे यार गरीब, ये लिखने भी नहीं आ रहा. मार खाता. नो को रिस्टार्ट. हाँ ओके. पहला ये क्या है? नेसेसरी ऑडिट एविडेंस. तो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, इट इज सिमिलर टू enquiries, similar to enquiry. If management does two things, modify or does not provide, it may alert the auditor about certain significant issues. It should be in written rather than इसके वजह से मैनेजमेंट इसको क्या लेगी? रिगरसली या सीरियसली लेगी. हाँ, ये नेसेसरी है क्या? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है क्या? नहीं है. रिलायबल ऑडिट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिलने से बाकी एविडेंसेस जमा करना क्या? यस, बाकी एविडेंसेस जमा करना उसके इंपैक्ट को अफेक्ट नहीं करता. अगेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी गुड. इट इज सिमिलर टू इफ मैनेजमेंट or modifies, it may alert to the possibility of one or more significant, it should be written rather than so that management may think it as rigorously. It is sufficient appropriate audit evidence? No. When reliable written representations are available, whether they affect other audit evidences? No. हाँ, तो बाकी भी audit evidences लेना पड़ता. समझ में आया? अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं? यहां पे पहला पार्ट खत्म होगा ये होने के बाद. तो पहला ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट डू चार्ज विद द गवर्नेंस दैट दे आर बिलीव दैट दे आर फुलफिल्ड देयर रिस्पांसिबिलिटीज. देखो मैंने क्या बोला था? 6 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है. 6 कौन से? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स, हाँ पूरे 6 रट्टा मार लो. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर को फुल इंफॉर्मेशन दे देना, एसएस के हिसाब से लेना, अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट एंड इंटेंशंस. 1 by 1 6 टाइप के रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस है. पहला मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, तीसरा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऐसे, एंड चौथा अदर, पांचवा डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, छठा इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट एंड इंटेंशंस ऑफ मैनेजमेंट. 6 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हैं. तो ये पहला है ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. इसमें सिर्फ 2 ही बोला है. कौन से? मैनेजमेंट फुलफिल देयर रिस्पांसिबिलिटीज एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम management regarding 2 things, that they have fulfilled their responsibilities for preparation of financial, and दूसरा completeness of information provided to, ये पहला ऑब्जेक्टिव. दूसरा to support other, दूसरे ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट मारो, relevant financial standard specific assertions, and तीसरा respond appropriately to return provided by मैनेजमेंट ने जो तुमको दी है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो. या टीसीडब्ल्यूजी डू नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंट, रिस्पॉन्ड कब करना? जब मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी डू नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या करो? रिस्पॉन्ड करो. तो 3 आराम से. पहला ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम और
पहला रिगार्डिंग fulfillment of their responsibilities regarding preparation of financial and completeness of information provided to, ये दोनों ले लो, और दूसरा to support other audit evidence or as required by the SS, or as required by the SS, ये भी अंडरलाइन कर लो, or as required by the ESS. तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया. एंड तीसरा क्या हो गया? टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली ऑन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय और अदरवाइज डू नॉट प्रोवाइडेड रिटर्न. एक तो प्रोवाइड किए तो कैसा रिस्पॉन्ड करना, और नहीं मिले तो कैसा रिस्पॉन्ड करना. हो गया क्या ये ऑब्जेक्टिव? तो अभी तक 3 पार्ट हो गए. डेफिनेशन, व्हाट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन दिया? प्रोवाइडेड टू, for to support other audit evidence, and definition पे आओ, to confirm certain matters or to support other audit evidence. अभी क्या, अभी भूल गए गजनी. हाँ, वापिस से कौन दिया? provided to confirm certain matter or to support other audit evidence. Written representation are dash evidences necessary similar to inquiries. अगर मैनेजमेंट दो चीजें नहीं करती है, मॉडिफिकेशन और डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इट में अलर्ट द ऑडिटर टू सर्टन पॉसिबल सिग्निफिकेंट कंडीशंस. तो सिग्निफिकेंट कंडीशंस इश्यूज तो वो हाईलाइट करेगा. इट इज नेसेसरी बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट. तो ये हाँ, ओरल रहना कि रिटर्न लेना? रिटर्न में लेंगे तो मैनेजमेंट विल थिंक रिगोरसली. हाँ, और इसके बाद मैनेजमेंट नहीं, ये हो गया. हाँ, रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो बाकी एविडेंसेस को इंपैक्ट नहीं होगा. ऑब्जेक्टिव्स 3 हैं. पहला, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट those charged with the governance that they have fulfilled their responsibilities for preparation of and completeness of information provided to and to support and required by other and to respond when provided by management and do not provided by management. एक तो प्रोवाइड किया, ना प्रोवाइड किया तो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो. फर्स्ट पार्ट क्लियर. अब दूसरा पार्ट छोटा सा बड़ा है. ओके, तो ये उसमें 6 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आते हैं. तो बिफोर दैट छोटा पॉइंट, किससे लेना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? मैनेजमेंट या जिसके पास नॉलेज है, या दोज चार्ज विद द गवर्नेंस. 3 लोगों से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते. पहला, दूसरा और तीसरा नॉलेज. ओके, तो अब अपन आ रहे कौन से पार्ट पे आ रहे? सेकेंड पार्ट, जिसमें 6 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है. इसको डिटेल में देखने का है कि क्या क्या है. तो पहला क्या था? मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है, और प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? फिर तो मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF एंड प्रेजेंटेशन इज फेयर. ये तो सिंपल है. अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 बार आती है. रेफरेंसेस 210, 580, 700. वेरी गुड. ये 3 एसएस में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. 210 में बोलते कि ऐसा तुमको करना है, 700 में बोलते ऐसा किया है, 580 में बोलते ऐसा किया, लिख के दो. तो ऐसे 3 जगह मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. 210, 580, 700. तो ये पहला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है. हाँ, अब मैनेजमेंट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है कि उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है एज पर AFRF एंड प्रेजेंटेशन इज फेयर. भले ही मैनेजमेंट प्रिपेयर नहीं करता, बट नॉलेज, मैनेजमेंट को सफिशिएंट नॉलेज चाहिए फॉर प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल. मैनेजमेंट खुद बनाते बैठते कि बैलेंस शीट पे हैंडल, तो उनको क्या पता होना चाहिए? प्रोसेस पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए प्रोसेस का. तो भाई मैं जब भी बोलता हूं भाई तूने बना के दिया, लिख के दे, वो बोला मैंने तो बनाया नहीं. तो तूने नहीं बनाया
तुझे प्रोसेस तो पता है कैसे बनाते? ओके, तो फिर प्रिपरेशन के टाइम पे सभी लोग मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते, कुछ कुछ बाहर वाले लोग होते हैं। तो 3 लोग बाहर के होते हैं यहाँ के हिसाब से, एक्चुअरीज, स्टाफ इंजीनियर्स एंड इंटरनल काउंसिल। काउंसिल मतलब लॉयर्स। तो लॉयर, एक्चुअरीज एंड स्टाफ इंजीनियर्स। तो अगर तुमको जरूरत पड़ी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते समय, नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, और तुमको डाउट लगा तो इन तीनों से क्या करो, तुम इंक्वायरीज करो। कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा इफ रिक्वायर्ड। मे डिसाइड टू मेक इंक्वायरीज। कौन? मैनेजमेंट में डिसाइड टू मेक इंक्वायरीज हु पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 लोग कौन कौन है? एक्चुअरी, स्टाफ इंजीनियर, इंटरनल काउंसिल। इन सम केसेस मैनेजमेंट क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज कर सकते। क्वालिफाइंग लैंग्वेज मतलब क्या? कि भाई छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस डालना, तो ऐसे एक्सेप्ट करना क्या? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम सेटिस्फाइड है तो क्वालिफाइंग लैंग्वेज को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, कोनो टेंशन नहीं है। अगर तुमको एक आधे चीज के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते समय मैनेजमेंट को मजबूर करना है कि थोड़ा सोच समझ के लिख के दो, हेपले के जैसे डायरेक्ट लिख के मत दो, थोड़ा इन्फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दो, तो तुम उसमें ऐसा एक वर्डिंग डालो, क्या? दैट हैज मेड सच इंक्वायरीज एज टू कंसिडर अप्रोप्रिएट टू प्लेस इट इन अ पोजीशन। तो मैनेजमेंट को एक लाइन डालने लगाओ, कौन सा? कि तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करने के पहले तुमने पूछताछ की है, एक ऐसा लाइन ऐड करने लगाओ। अब आ गया पहला ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इधर तक चला, 6 है। पहला क्या था ये? Management has fulfilled their responsibilities for preparation of financial statement as per AFRF and presentation is fair. ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट खुद प्रिपेयर करती है क्या? तो मैनेजमेंट के पास क्या है? सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी इन प्रिपरेशन। दूसरा पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट खुद प्रिपेयर नहीं करती, मैनेजमेंट को सफिशिएंट नॉलेज है फॉर प्रिपरेशन। अब तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट में डिसाइड टू मेक इंक्वायरीज दोज हु आर पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन। ऐसे कितने लोग हैं? 3। कौन कौन? एक्चुअरी, सब इंजीनियर, इंटरनल। अब मैं बताया नहीं, एक्चुअली लगता है अकाउंट AS 15 के लिए, स्टाफ इंजीनियर लगता है एनवायरमेंटल लायबिलिटी के लिए, लीगल काउंसिल लगता है लीगल क्लेम्स के लिए। तो इन 3 लोगों को क्या करो? इंक्वायर। क्या मैनेजमेंट क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज कर सकता है और एक्सेप्ट करना चाहिए? इफ रीजनेबल, सेटिस्फाइड, यस। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, अगर तुमको मैनेजमेंट को मजबूर करना है, रीइंफोर्स करना है कि तुम इन्फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दो, तो कौन सी लाइन ऐड करना है? has made such inquiries that is consider appropriate to place it in position। 5 पॉइंट समझे? नहीं समझे? तुम बोलते जाओ जब तक तुमको बात नहीं जमते। पहला, मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF एंड प्रेजेंटेशन इज फेयर। दूसरा, मैनेजमेंट हैज knowledge for preparation process of preparation of financial state। तीसरा, मैनेजमेंट may decide to make specific enquiries for who are participate in preparation। इसमें कितने लोग हैं? 3, एक्चुअरी, स्टाफ इंजीनियर, इंटरनल काउंसिल। चौथा, मैनेजमेंट में यूज क्वालिफाइंग लाइन, क्या ऑडिटर ने एक्सेप्ट करना चाहिए इफ इट इज सेटिस्फाइड। 5वां पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इन्फॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैनेजमेंट को एक लाइन इंसर्ट करने को बोलो, हैज मेड सच इंक्वायरीज एज इट कंसिडर अप्रोप्रिएट टू प्लेस इट इन पोजीशन। पहला समझा। अब दूसरा, कि मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो मैनेजमेंट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो एक तो उनसे लिख के लो और उनको बोलो कि तुमको जो भी इंफॉर्मेशन थी सबकी एंट्रीज हो चुकी है, that he has provided all the relevant information and access agreed upon in terms of audit engagement। क्या अपने ऑडिट एंगेजमेंट ने अपन ने मांगा था पावर कि हमको याद आ रहा क्या 7 फेरे, वैसे यहाँ पे 4 या 5 फेरे थे, 6 फेरे थे, तो ठीक है 6 फेरे ले लो, ठीक है। तो वो 6 फेरे बोले थे क्या? हाँ, तो वो 6 फेरे में सो इसमें से एक था क्या? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्सेस प्रोवाइड करना। तो वो पहला बोलो, ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से relevant information access is agreed and all transaction have been recorded and are reflected। तो पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दूसरा
इसमें भी दो है कि उन्होंने पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस दिया है, और दूसरा ऑल ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड। पहला कौन सा है? provided all relevant information and access, and second is all transactions are recorded and reflect। दो समझ गए? अब तीसरा, वो तुम कर लियो। हाँ, अगर मैनेजमेंट से ये लिखा के क्यों लेना है कि तुमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर की है, क्योंकि इसका जानने का कोई और अदर तरीका, उसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, नो अदर वे। ये पूरे 2 पैराग्राफ से एक ही लाइन समझ में आती है कि कोई और तरीका ही नहीं है मैनेजमेंट को ये समझने के लिए। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन चारों केस में कंपलसरी लेना ही चाहिए। मैनेजमेंट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्यों लेना है? क्योंकि इसका कोई और तरीका, और ये 4 सिचुएशन में तो लेना ही लेना है। ऐसे कौन से 4 सिचुएशन है जब लेना ही लेना है? देखो, आराम से सुन लो। जिन्होंने जिनको एंगेजमेंट लेटर साइन किया था, जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो रिटायर हो गए, नए लोग आ गए, उनको पता नहीं। दूसरा, कंफ्यूजन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके सिचुएशन चेंज हो गई, एंड एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ था पर पिछले साल साइन हुआ था, उनको याद नहीं है। एक साइन हुआ पर जिन्होंने साइन किया वो लोग छोड़ के चले गए, साइन हुआ पर पिछले साल, साइन हुआ पर समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड चौथा चेंजेस इन अ सर्कमस्टेंस। तो ये 4 सिचुएशन में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मतलब लेना ही है। पहला, those who have signed the terms of audit engagement have no longer have the responsibilities, मतलब चले गए, इलेक्शन में हार गए। हाँ, those who have signed the audit engagement no longer have the responsibility। दूसरा, terms of audit engagement are signed in previous year। तीसरा, misunderstand those responsibilities, and चौथा, changes in the circle। तो ये चारों सिचुएशन में क्या करना है? क्या लेने का है? मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। ओके, समझा? ओके ना, अब आगे अपना अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अब अपन किधर आ रहे? देखो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, अब तीसरा और चौथा जो ऐसे के हिसाब से एंड अदर एविडेंसेस को सपोर्ट कर रहे, अदर एविडेंस को सपोर्ट मार रहे। तो तीसरा और चौथा, पहला तीसरा, विद द सिलेक्शन। ओके, तो ये तीसरा वाला एक ही लाइन में यहां पे खत्म होता। एज पर अदर एसेस के हिसाब से होना चाहिए। अदर एसेस जो भी बोलेंगे कि तुमने इधर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए, इधर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए, वहां वहां पे तुम ले लो। इतना छे तीसरे के बारे में। चौथे के लिए इतना लंबा चौड़ा है। चौथा क्या है? सपोर्ट करना। तो कहां पे सपोर्ट? वेदर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने सेलेक्ट की है एंड अप्लाई की है वो अप्रोप्रिएट है क्या? ये पूरे चौथे का पार्ट है। तीसरा कौन सा है? अदर एसेस। बस इतना ऊपर वाला पैराग्राफ के 3 लाइन पढ़ लो, उतना तीसरा। चौथा है ये पूरा। चौथे में क्या क्या था? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और जहां पे मैटर्स है रिगार्डिंग आरएमपीडी। व्हाट इज आरएमपीडी? रिकॉग्नाइज मेजर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। तो मैटर्स ऑफ आरएमपीडी, तो आरएमपीडी के मैटर्स कहां कहां पे आते हैं? जहां पे मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर या रिकॉग्निशन में इश्यू है। कहां पे आता? प्लान्स और इंटेंशन दैट में अफेक्ट द कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। कोई इंटेंशन है क्या जिसकी वजह से असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न इंटेंशन की वजह से अफेक्ट हो सकता क्या? यस देखो, अगर मैनेजमेंट सोचती है कि धंधा बंद ही करने का है तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा, और गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा तो असेट वैल्यू बुक वैल्यू पे आएंगी या मार्केट वैल्यू पे? एनआरवी, तो एनआरवी पे आएंगी। तो भाई इंटेंशंस, लायबिलिटीज ऑफ बोथ एक्चुअल एंड कंटिंजेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या करना पड़ता? प्रॉपरली डिस्क्लोज। देखो ऊपर है क्या? डिस्क्लोज।
टाइटल और कंट्रोल ऑफ द एसेट्स एंड लियंस एंड एम्बरेंसेस। तो तुमने शेड्यूल 3 देखा, शेड्यूल 3 के अंदर असेट्स के नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ता क्या कि अगर एक कोई चार्ज है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर है क्या, किसका, लीन एंड एनकम्बरेंसेस का, तो वो उसके केस में। एंड लास्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट दैट में अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग नॉन कंप्लायंस, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें अगर लॉ को तोड़ेंगे तो इन सब का डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, मेजर एंड प्रेजेंटेशन, तो ये बराबर हुआ है आराम से कि तुम गोइंग कंसर्न को अफेक्ट नहीं कर रहे, लिख के दो। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है या नहीं है तो लिखा है, नहीं है तो लिख के दो। तीसरा, अगर कोई असेट गिरवी रखी तो उसका प्रेजेंटेशन करो, लिख के दो, नहीं है तो वैसा लिख के दो कि नहीं है। चौथा, कि लॉ के हिसाब से हमने सब फॉलो किया है, नहीं किया है तो लिख के दो। तो बेसिकली लिख के दो किस बारे में, जहां पे आरएमपीडी आता, कहां पे आरएमपीडी आता, इंटेंशंस, गोइंग कंसर्न के बारे में, तो गोइंग कंसर्न का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसका लिख के लो। तीसरा, लियंस एंड एनकम्बरेंसेस, तुमने असेट किधर गिरवी रखी है या नहीं। देखो बोलो, ये बीसीए के बेंचेस है, असेट दिख रहा क्या, ये गिरवी रखा है कि नहीं रखा है, तुमको पता तो कैसे मिलेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मिलेगा कि एनकम्बरेंस है कि लियन है कि नहीं। एंड लास्ट, क्या बीसीए ने सब लॉस फॉलो किए, अब तुमको क्या पता कि बीसीए को कितने लॉज लगते हैं और वो फॉलो हुए कि नहीं हुए, लॉज एंड रेगुलेशन। अभी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा टॉपिक से, बट ठीक है। अभी रिसेंटली 10 दिन 15 दिन पहले कुछ तो बीसीए के एक नोटिस आई, तो नोटिस आया तो गए वो डिपार्टमेंट में, अब प्रैक्टिस तो हम करते नहीं, ऐसे ही तो उधर गया रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये क्या नोटिस है, बोले पढ़ लो, मतलब पढ़ा। तो फिर वो बोलता कि ये ऐसा ऐसा है, बोला एप्लीकेबल ही नहीं है ये सब केसेस में, तुम ऐसा कर, बोले तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, तू किससे बात कर रहा है। फिर मैंने बोला कि तुमको पता है तुमने नोटिस किसको भेजी, बोले हाँ क्लासेस को भेजी, कौन चलाते हैं। फिर मैं बोला 11 सी इन्वॉल्व है इसमें। फिर वो थोड़ा ठंडा हो गया, फिर वो बोला सर कुछ तो दे दो, बोला नोटिस वापस ले लो, बोला हाँ ठीक है। हाँ, सो लॉ फॉलो हो रहा कि नहीं, अब ये सिर्फ मैनेजमेंट को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता है। हाँ, लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आप 4 में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब 4 हो गए। हाँ, एग्जाम में ऐसा थोड़ी बोलने वाले व्हाट इज WR3, ये तो अपन डिसाइड कर रहे ना कौन सा 3 और कौन सा 4 है। हाँ ओके, पांचवा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मैनेजमेंट, हाँ, request management to provide determine that it has communicated to the auditor deficiencies in internal control of which management is aware। इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज के बारे में मैनेजमेंट ने ऑडिटर को पूरा बता दिया है, ये पांचवा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। अब छठा, ये चिल्लर है 4 वापस, इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट एंड इंटेंशंस। देखो, इंटेंशन जजमेंट करने का और कोई तरीका नहीं है। मेरे क्या इंटेंशन है, मेरे को पूछे तुमने, मैंने बता दिए, अब तुमने सुन लिए, अब उस भरोसे पे ऑडिट कर रहे हो और बाद में बोला मैंने ऐसा बोला ही नहीं, फिर तुमको क्या रिटर्न में लेना पड़ेगा। क्या रिटर्न में लेना पड़ेगा, इंटेंशंस। मेरे को बोलो रिटर्न में क्यों लेना है, इसका कोई अदर एविडेंस, इंटेंशंस का और क्या एविडेंस हो सकता है, मैं खुद हो सकता हूं, उसको लिख के लेना ही पड़ता है। तो इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट एंड इंटेंशंस कौन से 4, एंटिटीज पास हिस्ट्री इन कैरिंग आउट द स्टेटेड इंटेंशंस, वही पहले तुमने जो बोला था वो किया है क्या। दूसरा, रीजंस फॉर चूजिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एखादी चीज जो तुमने सेलेक्ट की है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ, जो भी है, रीजन क्या था। एंटिटी एबिलिटी टू परस्यू, एंटिटी में कैपेबिलिटी है क्या वो एक्सेप्ट, वो परस्यू करने की। एंड अदर इंफॉर्मेशन that might be obtained during the course of audit in consideration of management judgment और intention। ऑडिट करते करते ऐसे कोई मैटर मिले जो मैनेजमेंट के इंटेंशन के साथ मैच नहीं हो रहे, तो वैसे भी लिख के ले लो। तो ये 4, ये अदर में आएंगे अपने, या इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट ऑफ इंटेंशंस में आएंगे। तो ये 6 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हो गए, वापिस से 6 के 6 पूरे रिवाइज करने हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो पहला, अभी इवैल्यूएशन ऑफ, अबे मेरा एग्जाम नहीं है,
थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दो, तुम्हारा है, अब तुमको बोलना है, अब मैं बोल चुका। हाँ, इवेल्युएटिंग, इसके 4 एग्जाम्पल। पहला एंटिटीज, पास्ट हिस्ट्री इन कैरिंग आउट इट स्टेटेड इंटेंशन। दूसरा एंटिटीज, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा एंटिटीज, एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। एंड चौथा, existence or lack of other information which is inconsistent with management judgment or intent। वापिस से 2 बार चलेगा। पहला तो ये इवैल्यूएशन ऑफ जजमेंट एंड इंटेंशंस। पहले तो पास्ट हिस्ट्री इन कैरिंग आउट इन स्टेटेड इंटेंशन। दूसरा, रीजंस फॉर चूजिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा, एबिलिटी टू परस्यू। चौथा, existence or lack of other information may be inconsistent with management judgments or intentions। okay, बोल सकते बिना देखे। evaluating specific management judgments and past history of stated। दूसरा, reasons for choosing particular course of। तीसरा, एंटिटीज, एबिलिटी टू परस्यू कोर्स ऑफ एक्शन, अदर इंफॉर्मेशन विच इज इनकंसिस्टेंट विथ मैनेजमेंट जजमेंट। फिर आ गया इसके पहले वाला, मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड विथ ऑडिटर deficiencies of internal control that management is aware of। हो गया। फिर आगे अभी चौथे के अंदर बहुत सारे हैं। मैटर सच एज आरएमपीडी में रिकॉग्नाइज, मेजर्ड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज। तो इसमें क्या क्या आता? प्लान्स और इंटेंशन दैट में अफेक्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। लायबिलिटीज बोथ एक्चुअल एंड title, control over asset and liens and encumbrances, and laws and regulation and contractual agreement that may include non-compliance। तो इन सब के केस में RMPD and selection and application of accounting policies which are appropriate। and एक तीसरा वाला कौन सा था? as required by other SS। हाँ, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 SS में मिलती है। कौन से? 210, 700, 580 यहां पे मिलेगी। फिर अगर अपन आए कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए? मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस विच आर मेंशन्ड इन ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड। एंड पहला, इसमें 5 पॉइंट है। तो management has fulfilled their in as per presentation is। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, मैनेजमेंट हैव ऑफ द फॉलोड बाय इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, मैनेजमेंट में डिसाइड टू मेक दोज हु आर इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। 3 लोग आते हैं, actuaries, staff engineers, internal counsel। and some cases में management use qualifying language allowed है क्या? yes, अगर management auditor is satisfied है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुमको informed representation चाहिए तो एक लाइन ऐड करने को बोलो, has made such inquiries that is considered for appropriate to place it in position। ओके, अब मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना ही चाहिए क्योंकि इसका और कोई तरीका, और 4 केसेस में तो लेना ही लेना है। कौन से 4 सिचुएशन से जब लेना मतलब लेना? Those who have signed the engagement have no longer responsibilities। Engagement letter was prepared in and there is misunderstanding with the responsibilities and changes in a, इसमें लेना ही चाहिए, लेना चाहिए नहीं, लेना ही चाहिए। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के 6 अभी हो गया दूसरा पार्ट। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट। फॉर्म मतलब ये टाइम पास है, देख लेना, ऐसा रहता है। हाँ,
डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दी है और मुझे उसमें डाउट आ रहा है तो क्या करना? तो सिंपल है, अगर डाउट आ रहा है तो दूसरा तरीका ढूंढो और दूसरे तरीके से वही चीज अचीव करने की कोशिश करो। दूसरे तरीके से अचीव हो गया, ओके, दूसरे तरीके से अचीव नहीं हो रहा है और मैनेजमेंट ने दिए वाले पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेरे को भरोसा नहीं है, फिर क्या करो? रुको भाई रुको, इसका इम्पैक्ट चेक करो कि बाकी एविडेंसेस पे क्या होगा। एंड दूसरा, अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला तो फिर ओपिनियन होगा, पर ओपिनियन एक ही आ सकेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो डिस्क्लेमर क्यों? क्योंकि एविडेंस नहीं है तो अपन क्या कर सकते? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते। वापिस से यहाँ पे पढ़ेंगे अभी शॉर्ट में, समझ गया नहीं है? अगर मैनेजमेंट नहीं देंगे तो एक आधा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करो, दूसरा तरीका करो, दूसरा तरीका भी नहीं है, डिस्कस करने से भी नहीं मिला, अल्टीमेटली ओपिनियन चेंज। ओके, तो वन बाय वन, डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। ऑडिटर को कंसर्न्स है रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज और डिलीजेंस। ये चार वर्ड है, उसमें से दो कोई भी फेंक दो। कॉम्पिटेंसी और इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज में डाउट आ गया, किसके? अपने नहीं, मैनेजमेंट के। सो इफेक्ट ऑफ सच कंसर्न में ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस इन जनरल। इसका इफेक्ट दूसरे एविडेंसेस पे भी देखो। अगर इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा तो इतना सब कुछ नाटक कर रहा है, इस पे भरोसा नहीं है, तो क्या भरोसा है कि बाकी सब सच है? हाँ कि ना? हाँ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। जो उन्हें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा और दूसरे एविडेंस देखे वो मैच, तो इसको सॉल्व कैसा करेंगे? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द मैटर। ऑडिट प्रोसीजर करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हुआ, इफ मैटर रिमेन्स अनसॉल्व्ड, तो इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, तो दूसरे एविडेंसेस पे क्या इंपैक्ट आएगा? एंड दूसरा, टेक अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब क्या होता है? ओपिनियन चेंज। ओपिनियन कैसा चेंज होता? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज पर से 705। वापिस रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिलायबिलिटी पे इंपैक्ट कब आएगा? जब मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज में डाउट है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑन अदर ऑडिट एविडेंसेस। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का आंसर और अदर एविडेंस का मैच, तो ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर बाय फॉलोइंग। सॉल्व हो गया तो ठीक है, इफ नॉट सॉल्व देन इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ अदर एविडेंसेस। एंड दूसरा, अप्रोप्रिएट एक्शन। क्या अप्रोप्रिएट एक्शन? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वापिस से शांति से। रिलायबिलिटी कब इंपैक्ट होती है? मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज क्वेश्चन में, तो यहां पे इससे इंपैक्ट क्या होगा? रिलायबिलिटी ऑन अदर ऑडिट एविडेंसेस इन जनरल। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का आंसर और दूसरे एविडेंस का आंसर मैच, तो फॉलो अदर ऑडिट प्रोसीजर एंड रिजॉल्व द मैटर। हो गया तो ठीक, नहीं तो इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ अदर एविडेंसेस। एंड इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? अप्रोप्रिएट एक्शन। दूसरा अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ। समझा ना? अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे और नहीं दिए, मांगे और नहीं दिए, फिर क्या करना? डिस्कस द मैटर। देखो ये यहां का आंसर नहीं है, याद आ रहा क्या? गांव भर ऑडिट में यही छे और तुम इधर का उधर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए तो भी चल जाता, पर फिर भी यहां पे क्या दिया है? डिस्कस विद द reevaluate the effect on reliability of other representation on other evidences in general and take appropriate action, that is a disclaimer of opinion. बाकी जगह थोड़ा और डिटेल में किसी को याद है, अगर नहीं देते कोई तो क्या करना? ओके वेरी गुड, टीसीडब्ल्यूजी को बात करो, एक एक लाइन। ओके इमटेरियल तो छोड़ दो, मटेरियल है। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, रीजंस पूछो। ओपिनियन चेंज हो गया, यही आंसर गांव भर जगह एक रट्टा मार लो, हर जगह वही चाहता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन केस ऑफ नॉन रिलायबिलिटी और फेलियर टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इंस्टीट्यूट को ना अवार्ड देना चाहिए। अब देखो क्यों, इधर आओ, ध्यान दो। रिलायबल नहीं है तो क्या करने को बोले? डिस्क्लेमर ऑफ। मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया तो क्या करने को बोले? और यहां पे क्या बोल रहे? नॉन रिलायबिलिटी और फेल्यूर टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्लेमर। अबे ऊपर वही तो बोला तू।
ऑडिटर कंक्लूड दैट सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैन, वही पढ़े थे क्या, इंटीग्रिटी के साथ और दो ब्यूटीफुल वर्ड डाले थे, कॉम्पिटेंसी एंड एथिकल वैल्यूज एंड डिलीजेंस, ठीक है, यहाँ पे डाउट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर नॉट रिलायबल, और मैनेजमेंट ने प्रोवाइड, तो फिर क्या करेंगे अपन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो केसेस में देना, मतलब देना, कौन से केस में, आराम से, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन की रिलेटेड, मैनेजमेंट की, दैट इज WR1 एंड WR2, इसकी रिलायबिलिटी या ये रिटर्न प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो तुमको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कंपलसरी देना है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कंपलसरी कब देना है, WR1 एंड WR2 रिलायबल या फिर प्रोवाइड ही नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो देना ही चाहिए। ये तीसरा पार्ट था। ओके, पूरा SFI टिप कवर्ड हुआ। हाँ, ब्रेक नहीं पूरा, ओके, ब्रेक लेके रिवाइज करते, रिवाइज लेके ब्रेक, क्योंकि और एक ऐसे करने का मैंने कल ही बोला था, बट रिवाइज करो फिर ब्रेक लो। कभी कभी लग रहा है इसको मैं 0.5x पे लेके आया तो इसी स्पीड में पढ़ा भी सकता। हाँ, आई से तो बैठे हो जैसा कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन, इट इज रिटर्न स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडेड टू कंफर्म एंड टू सपोर्ट, इसमें तीन चीजें नहीं आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शन, सपोर्टिंग बुक्स, ये इसमें नहीं आती है। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी ऑडिट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ओके, हाँ, सिमिलर टू अगर मैनेजमेंट मॉडिफाइज और प्रोवाइड, इट में अलर्ट द टू पॉसिबिलिटी ऑफ वन और मोर सिग्निफिकेंट, ये कैसा होना, रिटर्न या ओरल, रिटर्न हो रहा चाहिए, इसलिए मैनेजमेंट कैन थिंक ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है बट नॉट अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है तो अदर ऑडिट एविडेंस को अफेक्ट नहीं होता। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के तीन ऑब्जेक्टिव्स, पहला टू ऑब्टेन फ्रॉम और दैट दे हैव फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, एंड दूसरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, मतलब WR1 WR2 टू सपोर्ट एंड और एज रिक्वायर्ड बाय द, एंड तीसरा रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, दो सिचुएशन, मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड एंड मैनेजमेंट हैज नॉट प्रोवाइड, तो दोनों के केस में रिस्पॉन्ड भी करना है। पहला पार्ट कंप्लीट, तो इसमें ही है कि किससे किससे लेना, मैनेजमेंट, नॉलेजेबल पर्सन, TCWG, इनसे लेना चाहिए। अब आ गया दूसरा पार्ट जिसमें कितने WR है, 6। पहला, मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ एज पर एंड प्रेजेंटेशन इज, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, एंड मैनेजमेंट हैव हाँ, तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट टू हु पार्टिसिपेट इन, इसमें 3 लोग आते हैं। चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट में यूज, ऑडिटर शुड एक्सेप्ट इफ ही इज, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, अगर इन्फॉर्म्ड रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वैसे का वैसा पढ़ो, हर एक जन हैज, हो गया 5, तो ये पहला रिटर्न में। दूसरा रिप्रेजेंटेशन में 2 पार्ट है। पहला, मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस एज मेंशन्ड इन, एंड दूसरा, ये दूसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया। तीसरा छोटा है, कौन सा है, नहीं सॉरी, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेना ही लेना है 4 सिचुएशन में। पहला तो है क्योंकि क्यों लेना है, नो अदर वे,
और 4 कंपलसरी. पहला, नो लॉन्गर हैव रिस्पॉन्सिबल. एंगेजमेंट लेटर साइंड इन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एंड चेंजेस इन. तो ये बेसिकली 4 सिचुएशन में लेना मतलब लेना. तीसरा कौन सा है? एज रिक्वायर्ड बाय अदर एसेस. एंड चौथे के केस में सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. एंड उसका सेकंड पार्ट आरएमपीडी. आरएमपीडी क्या क्या? प्लान्स एंड इंटेंशन दैट में अफेक्ट कैरिंग वैल्यू, liabilities of both actual and title, control over assets, lien and encumbrances, and laws and regulation and their non-compliance. तो ये पांचवा किसके? Deficiencies in internal control. छठा कौन सा है? Evaluating judgments and intention. इसमें 4 है. Past history, दूसरा reasons for entities and other information which is inconsistent with management judgment. हाँ, अगर कितने, अरे ये पॉइंट छूट गया अपना, कितने पीरियड एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सके उतना ऑडिट रिपोर्ट तक के डेट के नियर होना चाहिए. जितने जितने पीरियड के ऊपर ओपिनियन देंगे उतने पीरियड की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो. 2 पीरियड के ऊपर दे रहे तो 2 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, 1 दे रहे 1. डेट किसके नजदीक होना? ऑडिट रिपोर्ट के. उसके बाद की नहीं चल सकती. ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्यों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे? वेरी गुड. हाँ. तो उसके नजदीक होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना. जितने पीरियड कवर हो रहे उतने पीरियड का होना चाहिए. हाँ. ओके. अगर सपोज मैनेजमेंट को, अरे एक पॉइंट छूट गया तेरे. हाँ, अगर मैनेजमेंट को साइन मांग रहे कि तुमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है, तो वो बोल रहा कि मैं उस साल के था ही नहीं, मैं अभी अभी आया, तो उससे लेना पड़ता या पुराने वाला? उससे लेना पड़ता. उस इट डजंट मैटर कि वो था. इसमें 3 पॉइंट है. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट एज नियर एज ऑडिट रिपोर्ट के नजदीक होना चाहिए. पीरियड, जितने पीरियड का ओपिनियन उतने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. एंड तीसरा, मैनेजमेंट अगर प्रेजेंट नहीं थी तो भी लेना कि नहीं लेना? लेंगे. बस इतना था. डाउट एज टू रिलायबिलिटी. डाउट कब आएगा? कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी ऑफ. इससे क्या होगा? अफेक्ट द. अगर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दूसरे एविडेंस से मैच तो फॉलो टू रिजॉल्व द. अगर इफ अनरिजॉल्व, इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ अदर. एंड दूसरा ऑप्शन अप्रोप्रिएट एक्शन सच एज, अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही तो डिस्कस, रिवैल्यूएट एंड ओपिनियन. एंड अगर इन 2 केसेस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना कंपलसरी है. कौन से केस में? WR1 एंड 2 दिया है बट रिलायबल, एंड दूसरा दिया ही नहीं. हो गया, समझा? हाँ, अभी ब्रेक. essay 260. essay 260, significance of communication with those charged with the. सिंपल सा फंडा है. देखो, गप्पे लड़ाना मतलब भाई, अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं तो उससे रिस्पांस भी आना चाहिए. अगर 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो इंफॉर्मेशन फटाफट फ्लो होगी और मिलेगी. तो सिंपल सा है, एक कुछ भी नहीं है छपरी. इसमें 3 इंफॉर्मेशन अपन उसको देंगे और 3 इंफॉर्मेशन वो अपने को देगा. हिसाब किताब बराबर. 3 अपन देंगे, 3 उन्होंने लेगा, और 2 वे. तो अभी वही क्वेश्चन है कि 3 वो कौन से देता और 3 अपन कौन से देते. दैट इज ऐसे 260. दैट्स इट. तो डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव. तो ऐसे 260 का मेन पर्पस क्या है? इफेक्टिव 2 वे कम्युनिकेशन. और ऐसा रिलेशनशिप बनाओ, डेवलपिंग कंस्ट्रक्टिव वर्किंग, जिसमें अपन बातचीत करें बट उसके साथ बाय साइड मेंटेन इंडिपेंडेंस. एंड बातें करते करते इतना भाग गया कि सभी बता दिया, ऐसा नहीं होना. इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी उन्होंने मेंटेन करना चाहिए. क्या क्या करना है अपने को? 2 वे डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग
किसका, मैनेजमेंट का कि ऑडिटर का? ऑडिटर का। हाँ, अभी अभी मैंने क्या बोला था, टू वे, तीन अपन देंगे, तीन उन्होंने देंगे, तीन अब उनसे कौन सा लेने का है, मैनेजमेंट से अपन कौन सी चीजें लेंगे? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स सोर्स ऑफ द ऑडिट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, और तीन चीजें समझी। पहला, ये किसको पता होता है एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट? मैनेजमेंट, तो वही तो बताएगा, तो उसे सुनना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स कौन सा ऐसे, तो 315 उससे लिए अपन ने। सोर्स ऑफ ऑडिट ऐसे 500 एंड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन एंड कुछ भी नहीं। तो बेसिकली 315 500 के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से ले लो। एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। अब तीन इंफॉर्मेशन दे दो, तो कौन से देने का है? तो अपने को देने का है तीन, सुनो। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बता दो, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट वो उसको बता दो, और तीसरा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स उसको बता दो। तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एंड तीसरा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो तीन चीजें अपन देंगे, तीन चीजें उनसे ले लेंगे। हो गया इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन। क्यों करने का है इसको, इतने मिट्टे में क्यों रखने का है? कि ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये ओवरसी करे, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट की रिस्क कम हो गई। नाउ इतना बात करें सर टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी हु इज द हेल द टीसीडब्ल्यूजी इंस्टीट्यूट की करेज तो देखो, ये चैप्टर नंबर 7 है, यहां पे टीसीडब्ल्यूजी चैप्टर के एंड में डिस्कस कर रहे, और ये फर्स्ट चैप्टर में वर्ड डाले टीसीडब्ल्यूजी। वाह। हाँ, तो टीसीडब्ल्यूजी कौन कौन है? एक तो पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ओनर मैनेजर है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सुपरवाइजरी बोर्ड है। 6 लोग में से कोई भी हो सकता। कौन कौन? पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट पर्सोनेल, ओनर मैनेजर, सुपरवाइजरी बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इनमें से कोई भी हो सकता क्या? यस। पर इनमें से दो चीजें करने वाला टीसीडब्ल्यूजी कौन सा? जो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहा है? स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दे रहा है, ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी। दो चीजें होना चाहिए और 6 लोग बन सकते। सिंपल। कौन सी दो चीजें होना चाहिए? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक, अगेन किस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड दूसरा ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द, जो भाई पूरी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दे रहा है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो है टीसीडब्ल्यूजी। अब है कौन इन 6 में से? कोई भी। पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट पर्सोनेल, ओनर मैनेजर, सुपरवाइजरी बोर्ड, इनमें से कोई भी हो सकता। और ये जनरली लोग सेम भी रह सकते, डिफरेंट पर्संस भी हो सकते देन मैनेजमेंट। और इनकी एक की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की रिलेटेड। कौन है पर्टिकुलर पर्सन? अपन पिन पॉइंट कर सकते क्या कि ये टीसीडब्ल्यूजी है? नहीं, हर मैटर का टीसीडब्ल्यूजी अलग होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट अलग अलग होती है, तो पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये क्लियर अवेलेबल नहीं है। हाँ, किसको कम्युनिकेट करना है कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर डिस्कस कर लेगा। बस, तो ये इतने पॉइंट्स है टीसीडब्ल्यूजी के रिलेटेड। 6 लोग कौन बन सकते हैं? ठीक है, चलता, मैं एक्सेप्ट कर लेता। हाँ, और उसके पास दो चीजें होना, क्या? अरे मेरे को मजा आ रहा। हाँ, तो 6 लोग दो चीजों के साथ, जिसके पास ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी है, तो ये टीसीडब्ल्यूजी बन सकते हैं। टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है मोस्ट ऑफ द केसेस, कभी कभी सेम रह सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक की है कि नहीं? ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन है पर्टिकुलर टीसीडब्ल्यूजी ने पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हर मैटर के रिलेटेड टीसीडब्ल्यूजी
अलग अलग होता है। और किसको डिस्कस करना है, कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर। कंफ्यूज हुआ तो मैनेजमेंट को पूछ लो। हाँ, नाउ ऐसे 260 के ऑब्जेक्टिव्स। To communicate clearly with those charged with the governance, the responsibilities of the auditor in relation to financial statement and overview of plan scope and timing। अभी तो बोला था कि 3 चीजें अपन देंगे। पहला कौन सा चीज बोला था? ऑडिटर के आगे के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, 2 चीजें कम्युनिकेट करना। तीसरी क्या बोला था? सिग्निफिकेंट, टू प्रोवाइड दो टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को उन्होंने वर्ड क्या दिया? टाइमली ऑब्जर्वेशंस विच आर सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट। देखो थोड़ा सा इनका हेपली चेयर इंस्टीट्यूट, ये 1 to 3 इधर डाल दिए। 3 चीजें कौन सी कम्युनिकेट करनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, दूसरा ऑफ ऑडिट, एंड तीसरा टाइमली ऑब्जर्वेशंस विच आर सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट टू देयर रिस्पॉन्स। ये 3 चीजें ऑडिटर उनको देगा और उनसे क्या लेगा? टू ऑब्टेन फ्रॉम दोस चार्ज विद गवर्नर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द। तो यहां पे 3 नहीं लिखे, 1 ही लिखा, पर अपने को 3 पता है। बोलो 3 मैनेजमेंट से कौन से 3 चीजें लेंगे? अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। ये 3 चीजों का इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये 3 चीजों का इंफॉर्मेशन लेना और 3 चीजों का इंफॉर्मेशन देना, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव थे जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, ये सिर्फ रिपीट हुए। हु शैल डिसाइड हु इज अप्रोप्रिएट? ऑडिटर शैल डिसाइड हु इज अप्रोप्रिएट। TCWG, टू मैटर चेंज होगा। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर। 3 चीजें थे ना, अब एक एक को डिटेल में देखेंगे। पहला, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शांति से, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 एसेज में आती है। 210 पहला, 580 अभी 700, और वैसा ही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 3, 210, 700, 260, इन 3। ठीक है। नाउ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की क्या कर रहे हैं अपन? ओपिनियन देने का काम है ना, तो उसको बोलो कि हम ओपिनियन देने को है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस अ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट डोज चार्ज विद द गवर्नमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ने बनाया, TCWG ने देखा और अपन ने ओपिनियन दिया। तो अपना ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ, पर अपन ओपिनियन देने से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो गया, पहला कम्युनिकेट कर दिए मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे मतलब ऑडिटर के, और मैंने ओपिनियन देने के जैसे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, कम्युनिकेट कर दिए पहला। दूसरा, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ, पूरा देना कि क्या देना। अभी अपने चैप्टर 2 पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, एंड उसमें क्या, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑडिट। क्या बात है, क्या पढ़ाया तुमको कोई? सो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। तो ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप, डिटेल नहीं देने का है, ओवरव्यू देने का है ऑफ ऑडिट, इंक्लूड्स कम्युनिकेशन अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। तो ओवरव्यू दो किसका? प्लान स्कोप एंड इसमें क्या इंक्लूड है? सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द। दूसरा कम्युनिकेशन हो गया पक्का। अब तीसरा क्या है? सिग्निफिकेंट, इसमें 5 है। तो अभी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में 5, कौन से 5 आते? द ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटी एस्पेक्ट्स। एक मिनट मेरे को पढ़ने दो, फिर मैं तुमको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स। हाँ, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका ऑडिटर का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, ऑडिटर को क्या फील लगता है। कंसिडर अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल अंडर द AFRF एंड नॉट टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन पर्टिकुलर केस ऑफ एंटिटी। देखो, मैनेजमेंट ने या कंपनी ने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कर ली, तो उसमें ऑडिटर को बताने का है कि AFRF के हिसाब से है, बट कंपनी के लिए सुटेबल
ऐसा मेरा काम है बोलना। क्या क्या? अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो भी है, जो जो मैनेजमेंट ने कर दी है, अप्लाई कर दी है, जो कि एफआरएफ के हिसाब से भी है, बट ऑडिटर के हिसाब से नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एंटिटी। ओके, ऑडिटर्स व्यू, ये क्या है? ऑडिटर का व्यू है। ऑडिटर का व्यू दैट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच आर एज पर, हाँ हाँ, significant, that is acceptable under AFRF, which are acceptable under AFRF but not most appropriate for the entity. Again, it is auditor's view that significant qualitative aspect of accounting policy practices which are as per but not appropriate for the entity. ये मेरा ओपिनियन है। मैं बोला कि भाई तूने फीफो मेथड लगाया, बोले गलत है, तुम वेटेड एवरेज करो। बोला इसमें गलत क्या है? भाई पता है कि फीफो अलाउड है AS2 के हिसाब से, पर मैं बोल रहा हूं कि तू वेटेड एवरेज करेगा तो तेरे लिए अच्छा है। फीफो AFRF के हिसाब से है क्या? उनकी प्रैक्टिस है क्या? पर उनके लिए सुटेबल? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द, कोई डिफिकल्टी मिली क्या? अनलेस दो चार्ज मैनेजिंग, मैनेजमेंट एंड TCWG सेम है तो ये नहीं करना है, अलग अलग है तो करना है। सिग्निफिकेंट मैटर जो मैनेजमेंट को बताने वाले, एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा कोई भी मैटर जो ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करने की ताकत रखता है। और सिग्निफिकेंट मैटर जो भी मेरे हिसाब से जरूरी है उनको पता रहना। अगेन 5 कौन सी चीजें हैं? पहला तो ऑडिटर्स व्यू क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एज पर बट नॉट सुटेबल फॉर एंटिटी। दूसरा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो मेरे को आए, मैनेजमेंट एंड TCWG अगर अलग अलग है तो सिग्निफिकेंट मैटर जो मैनेजमेंट को बताने वाले थे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो डिमांड करने वाले थे, मैटर दैट आर अफेक्टिंग ऑडिटर रिपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट मैटर एज पर, नहीं रिलेवेंट टू द ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, हाँ सिग्निफिकेंट मैटर एज पर ऑडिटर जो प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से उनको पता होना चाहिए। 5 चीजें, पहला पता है सबको। दूसरा बोलो सिग्निफिकेंट मैटर्स। तीसरा अनलेस मैनेजमेंट एंड TCWG आर सेम, अनलेस मतलब, हाँ तो 2 चीजें, कौन सा? सिग्निफिकेंट मैटर दैट आर करस्पॉन्डेड विद मैनेजमेंट, एंड दूसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर रहा है। तीसरा मैटर्स अफेक्टिंग फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड चौथा सिग्निफिकेंट मैटर एज पर प्रोफेशनल जजमेंट, एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये चीजें अपने को देनी है। तो 3 चीजें कौन सी थी? पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड तीसरा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में 5। ओके, कोनो कंफ्यूजन? कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटी में तुमको कम्युनिकेट करना ही पड़ता है इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? द स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम एंड अदर फर्म्स, मतलब अपनी नेटवर्क फर्म्स, अभी तुमको ऑडिट एंड ऑडिटर्स हुआ रहेगा लॉ का, अब याद आ रहा है फुलोरा, हाँ तो वो है फुलोरा इज बेसिकली एंगेजमेंट टीम एंड अदर फर्म्स विच आर अप्रोप्रिएट फर्म एंड नेटवर्क ऑफ द फर्म। तो सब्सिडरी, एसोसिएट, सेम ब्रांड नेम, हाँ तो नेटवर्क फर्म कंप्लाइड विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। शांति, कंपनी ने एंड उनके नेटवर्क फर्म ने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किए रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, ये लिख के दे दो। दूसरा, उनसे कितनी फीस लिए, टोटल फीस, उसमें ऑडिट के लिए कितना और बाकी कामों के लिए कितना, इसका बाइफर्गेशन दे दो। और उनसे बाकी कौन से नॉन ऑडिट सर्विसेज कौन से लिए हैं, और ये समझने में हेल्प करो उनको कि भाई ये हमने बाकी सर्विसेज तुमको प्रोवाइड किए और ये इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करती। और इंडिपेंडेंस को अफेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने सेफगार्ड लगाया है टू एलिमिनेट एंड और टू रिड्यूस द थ्रेट। आराम से, शांति से। लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंस के रिलेटेड कम्युनिकेशन देना है। तो कौन? फर्म एंड रिलेटेड नेटवर्क हैव फॉलोड विद एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। दूसरा, गिव अ ब्रेकअप ऑफ टोटल फीस
उसमें से ऑडिट फीस, नॉन ऑडिट फीस, एंड कौन से नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड किए, और TCWG को हेल्प करो अंडरस्टैंड करने में। क्या अंडरस्टैंड करने में? इट डज नॉट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस, एंड व्हाई वी हैव अप्लाइड द सेफगार्ड और एलिमिनेटेड द थ्रेट्स। एक तो रिड्यूस करे या फिर एलिमिनेट करे। इधर तक ओके। कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कम्युनिकेशन राइटिंग में होना, क्या सभी कुछ राइटिंग में होना? नहीं, इंपॉर्टेंट वाला राइटिंग में, लेस इंपॉर्टेंट वाला ओरली भी चलता। तो इंपॉर्टेंट वाले वो बोल रहे कि राइटिंग में करो, ओरल में मत करो। पर राइटिंग में सब कुछ मत करो, राइटिंग में इंपॉर्टेंट करो, छोटे मोटे ओरल कम्युनिकेशंस करो। इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग लिस्टेड एंटिटी का कम्युनिकेशन करना। एंड चौथा कैसा होना चाहिए? टाइमली बेसिस। 4 पॉइंट है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिटर्न में। पर कौन सा होना चाहिए रिटर्न में? सिग्निफिकेंट, जो भी सिग्निफिकेंट है वो रिटर्न में होने चाहिए। अदर कैसे होने चाहिए? ओरल होने चाहिए। एंड तीसरा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। एंड चौथा ऑन टाइमली बेसिस। कम्युनिकेशन के तरीके कैसा होना चाहिए? रिटर्न में। कौन सा रिटर्न में? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। बाकी कैसे होने चाहिए? ओरल होने चाहिए। तीसरा इंडिपेंडेंस ऑन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज कम्युनिकेट ऑन, और कैसा होना? टाइमली बेसिस। 4 तरीके कम्युनिकेशन समझा। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो अब देखो जितने भी एसेस हैं, सभी एसेस में अल्टीमेट आता कि ये नहीं हुआ। हाँ, बाकी सब एसेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो अल्टीमेट डिसीजन ये होता है कि ओपिनियन चेंज। वैसा यहां पे नहीं है। ऑडिटर शेल इवैल्यूएट वेदर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन इज एडिक्वेट। अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसका इफेक्ट पकड़ो कि अदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में क्या आता है, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। पर ओपिनियन चेंज करने को नहीं बोला है। देखो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है कि टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव है कि नहीं। अगर है तो ओके, नहीं है तो क्या होगा? इफेक्ट ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बट और अप्रोप्रिएट एक्शन, बट नेवर ऑन ओपिनियन। ओपिनियन चेंज नहीं होगा। अगेन ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट टू वे कम्युनिकेशन, इट शुड बी adequate, and if it is effective, okay. If it is not effective, then effect on risk of material misstatement or shall take, but do not change opinion. Okay. Documentation, अगर orally हुआ है तो किसके साथ हुआ, कब हुआ और किस बारे में हुआ लिख के रखो। If orally, auditor shall include them audit documentation when and to whom they have communicated। कब और किसके साथ बात किया वो लिख के रखो। अगर रिटर्न में है तो उसका एक कॉपी रखो। रिटर्न में है तो शैल कीप अ कॉपी। डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है? ओरल है तो टू होम एंड व्हेन, एंड रिटर्न है तो एक कॉपी रख लो। समझा? अगेन अब ये पूरा वापस चलेगा। दैट इज ऐसे 260। हाँ बोला नहीं था ना। ऐसे 260 इट इज टू वे कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट से 3 चीजें लो, मैनेजमेंट को 3 चीजें दो, तो टू वे कम्युनिकेशन होगा। क्यों करना है? क्योंकि TCWG ये काम करते हैं ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होता है, इसलिए ये ढंग से करना है। उनसे कौन से 3 चीजें लेना? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स, दूसरा सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, एंड तीसरा इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक, ये उनसे लेना। 3 चीजें देना। कौन सी 3 चीजें देना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, प्लान्ड स्कोप एंड टाइम ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजैक्शन ऑब्जर्वेशंस, जो भी है 3 चीजें देना, 3 चीजें लेना, टू वे कम्युनिकेशन करना। ओके। हु द हेल इज TCWG? 6 लोग, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट पर्सोनल, ओनर मैनेजर, सुपरवाइजरी बोर्ड और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये 6 में से कोई भी हो सकता, पर इनमें 2 चीजें होनी चाहिए। ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। 2 चीजें, जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दे रहा है और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी ले रहा है। मैनेजमेंट एंड TCWG सेम है कि डिफरेंट है? मोस्टली डिफरेंट है, पर सेम हो सकते। कौन है अल्टीमेटली ये डिफाइन करना पॉसिबल, मैटर टू मैटर,
कौन डिसाइड करेगा किसको बात करना है? कंफ्यूज हुआ तो मैनेजमेंट को पूछ लो। इधर तक ओके? नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव्स जो अब बीच पड़े वापस से वही है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान, स्कोप ऑफ टाइमिंग, टाइमली ऑब्जर्वेशंस, और उनसे इंफॉर्मेशन ले लो और टू वे कम्युनिकेशन कर लो। यही पढ़े थे क्या अभी? ये ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट, कौन डिसाइड करेगा कि किसके साथ कम्युनिकेट नहीं? ऑडिटर डिसाइड करेगा। अब आ गया तीन चीजों में से पहला, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा क्या है? अगर ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इट डज नॉट रिलीव द मैनेजमेंट फ्रॉम देयर रिस्पॉन्स, कम्युनिकेट हो गया। नेक्स्ट, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। क्या करने का? उसका ओवरव्यू देने का है। एंड सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में 5। तो पहला, एज पर ऑडिटर्स व्यू विच आर सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट accounting policies or practices of entity which are as per but are not appropriate to the entity। ये किसका व्यू है? दूसरा, significant difficulties in an audit। तीसरा, unless management and TCWs are same। तो दो चीजें क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर जो मैनेजमेंट को बताने वाले थे एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो डिमांडेड है। चौथा, ऐसा कोई भी मैटर जो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करने की ताकत रखता है। एंड पांचवा, सिग्निफिकेंट मैटर एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। लिस्टेड एंटिटी के केस में क्या बताने का अपने को? फर्म एंड नेटवर्क फर्म हैव कंप्लाइड विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट। दूसरा किसका मैटर देंगे? टोटल फीस और इसका बाइफर्गेशन बिटवीन ऑडिट एंड अदर एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज कौन से दिए हैं और उनको समझने में हेल्प करो। क्या कि इफेक्ट ऑफ दिस सर्विसेज ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। इंडिपेंडेंस को अफेक्ट क्यों नहीं कर रही? सेफगार्ड अप्लाइड है टू एलिमिनेट और रिड्यूस। रिड्यूस से एलिमिनेट करने के लिए अपन ने सेफगार्ड लगाए। कम्युनिकेशन प्रोसेस 4 चीजें। रिटर्न में कौन से? सिग्निफिकेंट। ओरल में अदर। तीसरा, इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंड। और कैसा होना चाहिए? टाइमली बेसिस पे। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो इफेक्ट ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल। एंड दूसरा, बट नॉट ओपिनियन चेंज मत करो। एंड लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन। अगर रिटर्न में रखे तो कॉपी रखो उसका, ओरल में तो टू होम एंड व्हेन, ये चीजों को बोलना है। ठीक है, वन लास्ट टाइम फिर जाने का। हाँ 265 है, तुम्हारी ताकत है तो मैं रुकता। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। कैसा होना चाहिए? टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए फॉर डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग विदाउट अफेक्टिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। 3 चीजें जो ऑडिटर लेगा। और 3 चीजें उनको कौन सी देंगे? ये 3 चीजें देंगे। और इनको क्यों दे रहे? बिकॉज दे आर एंड दे आर रिड्यूसिंग द। 6 लोग कौन बन सकते? ये 6 लोग बन सकते हैं। इनके पास 2 चीजें। ये लोग मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी सेम है कि अलग अलग है? बट कैन बी, ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? पॉसिबल है क्या? स्पेसिफाई किसको कम्युनिकेट करना कौन डिसाइड करेगा? समझ नहीं आया तो ये वापस से अभी जो पढ़े थे वही सेम है। ऑब्जेक्टिव से मैनेजमेंट को 3 चीजें कम्युनिकेट करनी है। ऑडिटर की क्या है? टू फॉर्म एंड दूसरा, does not relieve the management from their responsibilities. Plan scope of timing of an audit. तो overview of plan scope and significant risk. अब 5 है शॉर्ट में कि AFRF के हिसाब से है बट उनको सुटेबल नहीं है। सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट मैटर जो मैनेजमेंट को बता रहे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करने की ताकत रखता, और सिग्निफिकेंट एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। लिस्टेड एंटिटी में एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे, फीस का बाइफर्गेशन, एंड हम सेफगार्ड मेंटेन कर रहे। कैसे कम्युनिकेट करना? 4, रिटर्न, ओरल, इंडिपेंडेंस, टाइमली। अगर टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो रहा तो इफेक्ट ऑन एंड बट नॉट ऑन। अगर ओरल है तो व्हेन एंड होम, एंड रिटर्न है तो रिटर्न अ कॉपी। ओके।